तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन बजाज फाइनेंस आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का परफॉर्मेंस, और वो परफॉर्मेंस आप मार्केट का भी ले सकते हैं और कंपनी की बिजनेस अपडेट का भी ले सकते हैं। अब देखो, बिजनेस अपडेट कल के दिन कंपनी ने रिपोर्ट किया था, कल नहीं परसों के दिन आया था, रात में आया था। जिस वजह से कल के दिन मार्केट तो ऑफ था बट कंपनी फोकस में ज़रूर थी। अब बिजनेस अपडेट में क्या था भाई, तो बिजनेस अपडेट में देखने को मिला था कंपनी का। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन बजाज फाइनेंस आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, बजाज फाइनेंस के क्वार्टर 2 की बिजनेस अपडेट, जो कि मार्केट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे हैं। इसी वजह से बजाज फाइनेंस आपको आज के दिन 3% तक ऊपर भी देखने को मिल रही थी। अब दोस्तों क्वार्टर 2 के बिजनेस अपडेट्स की बात करें तो इसमें कस्टमर फ्रेंचाइजी का डेटा देखने को मिलेगा, जो कि अभी के टाइम पे देखोगे तो 110 मिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। क्वार्टर 2 में कंपनी ने 4.13 मिलियन न्यू कस्टमर्स को ऐड किया है। उसके अलावा अगर न्यू लोन्स बुकिंग के डेटा की बात करें तो वहाँ पर 26% की ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिली है। 12.17 मिलियन न्यू लोन्स कंपनी ने बुक किया है। और उसके अलावा अगर हम बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में तो वहाँ पर 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। और एट द एंड अगर हम बात करें कंपनी के डिपॉजिट बुक के बारे में तो वहाँ पर लगभग 5.5% की ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिला है। तो ये जो नंबर हमें देखने को मिला है आज के दिन, या फिर बोल सकते हैं क्वार्टर 2 की बिजनेस अपडेट में, वो नंबर मार्केट को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। इसी वजह से बजाज फाइनेंस में आज के दिन आपको तेज़ी भी देखने को मिली थी। बट इन सारी चीज़ों के बेसिस पे मार्केट उम्मीद क्या करेगी, उम्मीद यही करेगी कि कंपनी के आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिले, जैसा हमें पहले देखने को मिलते थे। कंसिस्टेंट बजाज फाइनेंस जो है वो हमें डबल डिजिट की ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई दिखी है काफ़ी सालों से। लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी का 21% की ग्रोथ देखने को मिला था रेवेन्यू में। तो इन सारी चीज़ों के बाद एक्सपेक्टेशंस क्या होगी मार्केट की कि क्वार्टर 2 में जो कंपनी नंबर्स रिपोर्ट करे वहाँ पर भी 20% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिले। और 20% से ज़्यादा की ग्रोथ बजाज फाइनेंस के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी के टाइम पे ये अपने 52 वीक हाई के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो क्या 20% की ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी? तो देखो, इस पे यस भी आप भी बोल सकते हैं और नो भी आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें क्वार्टर 1 की बिजनेस अपडेट के बारे में तो वहाँ पर जो नंबर आपको देखने को मिलेगा परसेंट में, वो ऑलमोस्ट आपको सेम ही दिखेगा क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में। बट अगर क्वार्टर 1 के डेटा को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करोगे आप तो वहाँ पर एक चीज़ दिखेगा कि जो नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किया था क्वार्टर 1 में, वैसे नंबर्स कंपनी ने क्वार्टर 2 में रिपोर्ट नहीं किया है। अब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। 4.69 मिलियन न्यू कस्टमर्स को कंपनी ने ऐड किया था क्वार्टर 1 में, ठीक है। और क्वार्टर 2 में कितना ऐड किया है? 4.13 मिलियन, यानी कि पिछले बार के मुकाबले कम ऐड हुआ है। उसके अलावा न्यू लोन्स बुकिंग देखो, 12.17 मिलियन आपको देखने को मिलते हैं ना इस क्वार्टर 2 में। बट पिछले क्वार्टर में कितने देखने को मिले थे? पिछले क्वार्टर में देखने को मिले थे लगभग 13.49 मिलियन, या फिर बोल सकते हैं 13.5 मिलियन न्यू लोन्स बुकिंग हमें दिखे थे क्वार्टर 1 में। और डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको ग्रोथ 15% की देखने को मिली थी और इस बार 5.5% की देखने को मिली है। और अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 24,750 करोड़ के AUM ऐड किया था और इस बार ये नंबर जो है वो 20,000 करोड़ के आसपास है। तो परसेंट पे देखोगे तो नंबर्स आपको सेम दिखेगा, बट अगर फिगर्स में देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर 2 में कंपनी ने वैसा परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं किया है। बट मार्केट ने इसको स्ट्रांग बोला है, तो चलो स्ट्रांग मानकर उम्मीद हम करते हैं कि मार्केट क्वार्टर 2 के जो नंबर्स हैं उससे एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा ज़्यादा रखेगी और 20% की ग्रोथ तो कंपनी को रिपोर्ट करना ही चाहिए अगर मार्केट स्ट्रांग बिजनेस अपडेट इसको मान रही है। तो बाकी देखते हैं कि कंपनी के जब रिजल्ट आएंगे तो वो रिजल्ट 20% से ग्रो कर पाते हैं या नहीं। बाकी आपका क्या व्यू है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बट इस वीडियो में किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मैं आपको बजाज फाइनेंस को लेकर नहीं दे रहा हूँ। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज़ हैं वो भी क्लियर किया जाता है।
तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों CDSL जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई दिखी है अपने क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से पिछले कुछ महीनों से। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी के नंबर्स जो लगातार हर क्वार्टर में 50% से ज़्यादा ग्रो करते हुए नजर आते थे, वो पिछले कुछ क्वार्टर में अगर देखोगे तो 50% छोड़ो, सिंगल डिजिट में भी ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट नहीं कर पाती हुई दिख रही है। क्वार्टर 4 में तो कंपनी ने डी ग्रोथ रिपोर्ट कर दिया था और क्वार्टर 1 में 0.5% की ग्रोथ थी, यानी कि रेवेन्यू कंपनी का बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और सेम चीज़ कंपनी के प्रॉफिट में भी है। अगर हम पिछले एक साल का डेटा देखें रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का, तो रेवेन्यू तो फिर भी 18% से ग्रो किया है, बट प्रॉफिट में ग्रोथ रेट तो सिंगल डिजिट में दिखी है। तो इस वजह से आप बोल सकते हैं कि CDSL जैसी कंपनी जो कि लगातार अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करती थी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपने आप को ग्रो करने में। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जब अच्छा करता है तो लोग मार्केट के साथ जुड़ते हैं, और अभी अच्छा नहीं कर रहा है तो इस वजह से लोग उतना ज़्यादा जुड़ नहीं रहे हैं मार्केट से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग पहले से मार्केट में वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं बियर मार्केट में एज़ कम्पेयर टू बुल मार्केट। तो इस केस में डिपॉजिटरी हो गई, बोल सकते हैं ब्रोकर हो गई, एक्सचेंज हो गई, ये सारी कंपनी का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और मेनली डिपॉजिटरी को ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि ब्रोकर और एक्सचेंज जो है वो फिर भी FNO से कमाते हैं, बट डिपॉजिटरी FNO से नहीं कमाती, वो इक्विटी से कमाती है। और इक्विटी का टर्नओवर जब बढ़ता है तब इन कंपनीज़ के नंबर हमें अच्छे देखने को मिलते हैं, चाहे आप कमाओ या फिर गवाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अभी के टाइम पे जो मेरे पास डेटा आ रहा है इक्विटी टर्नओवर का, ये डेटा BSE का है। उस डेटा के हिसाब से तो हम यही उम्मीद लगाकर चल सकते हैं कि क्वार्टर 2 के जो अर्निंग्स हैं वो हो सकता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ खास वंस अगेन अच्छे देखने को ना मिले, बट Q-on-Q बेसिस पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट हमें दिख सकती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे ना आने की चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पिछले साल जो क्वार्टर 2 में कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था वो अब तक का बेस्ट रेवेन्यू है CDSL का, इस वजह से मैंने वो चीज़ बताई है आपको। बाकी डिपॉजिटरी वॉल्यूम्स से कमाती है और वो वॉल्यूम्स इक्विटी का होना चाहिए। तो BSE के अगर हम टर्नओवर की बात करें सितंबर के, अगस्त के और जुलाई के, तो वो डेटा हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। अगर सितंबर में देखोगे तो 1,70,000 करोड़ की हमें वॉल्यूम देखने को मिलती थी, या टर्नओवर आप उसको बोल सकते हो। उसके अलावा अगस्त की बात करें तो 1,74,000 करोड़ का देखने को मिलता था, और जुलाई में 1,65,000 करोड़ देखने को मिलता था। तो एवरेज अगर इसका देखोगे तो मोटा मोटी बोल सकते हैं 1,70,000 करोड़ के आसपास का ही देखने को मिलेगा। अब इस एवरेज को कंपैरिजन करो क्वार्टर 1 के डेटा से, तो क्वार्टर 1 में जो हमें देखने को मिलता था, आपको स्क्रीन में अगर दिख रहा है तो ठीक है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आपको। 1,66,000 करोड़ दिखा था हमें जून के महीने में, अप्रैल के महीने में 1,58,000 करोड़, और मई के महीने में 1,58,000 करोड़ था, और अप्रैल के महीने में 1,12,000 करोड़ का हमें देखने को मिला था टोटल टर्नओवर। तो उसके बेसिस पे हमने देखा कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू रिपोर्ट किया, लगभग 259 करोड़, और पिछले बार के मुकाबले इस बार इक्विटी टर्नओवर हमें ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि 300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हो सकता है कि हमें CDSL रिपोर्ट करती हुई दिख जाए। बाकी देखते हैं कि CDSL के नंबर हमें कैसे दिखते हैं। अभी के टाइम पे जो डेटा है उस हिसाब से मैंने आपको समझा दिया। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें डेटा के बेसिस पे, तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों फिनोटेक्स केमिकल। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट, और साथ में 4:1 के रेशियो में बोनस। इसका मतलब कंपनी एक इक्विटी शेयर के बेसिस पे अपने इन्वेस्टर्स को 10 इक्विटी शेयर देने वाली है, बोनस और स्प्लिट दोनों को इंक्लूड कर। सो अगर आप फिनोटेक्स केमिकल के शेयर होल्डर हैं तो आप इस न्यूज़ को नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये कोई भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हो या फिर स्टॉक से रिलेटेड जो चार्ट्स वगैरह होते हैं प्रॉपर एनालिसिस का, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर इस चैनल को बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। सो दोस्तों ये कंपनी आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली है गोल्डमैन सैच के एक रिपोर्ट की वजह से। गोल्डमैन सैच ने थोड़ी सी बुलिश कमेंट्री की है इंडिया के एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर को लेकर, और उन्होंने प्रीफर किया है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं
वो हमें ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकते हैं पब्लिक प्लेयर्स के कंपैरिजन में। अभी इंडिया का जो टारगेट है 2029 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करने का, और अभी के टाइम पे वो नंबर 23,600 करोड़ तक हमें देखने को मिलते हैं। तो रफली अगर देखा जाए तो अगले 4 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट को हम डबल करने का टारगेट रखकर चल रहे हैं। और डिफेंस एक्सपोर्ट करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया के बारे में तो हम डिफेंस में खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। और खर्चे की अगर हम बात करें तो अगर देखोगे 2025 के फाइनेंशियल ईयर का डेटा, तो लगभग $80 बिलियन हमने स्पेंड किया था, और सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्टर भी हैं हम आफ्टर यूक्रेन। तो हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इंपोर्ट को कम करने के लिए और डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो आगे चलकर डिफेंस सेक्टर पे एज इट इज़ फोकस कंटिन्यू रख सकती है, ऐसा यहाँ पर गोल्डमैन सैच का कहना है। और सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, हमें जो इक्विपमेंट बनाना है वो हमारे देश के बाहर भी जाना चाहिए, यानी कि एक्सपोर्ट भी होना चाहिए, जिससे हमारा जो रिज़र्व है वो अल्टीमेटली अच्छा देखने को मिल सकता है। और ये उन कंपनीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है जो कंपनीज़ के नंबर हमें कंसिस्टेंट देखने को मिलते हैं, लाइक BEL। अगर पिछले 10 साल का CAGR देखोगे रेवेन्यू या प्रॉफिट का, तो काफ़ी इंप्रेसिव आपको देखने को मिलेगा। और अभी के टाइम पे जो गवर्नमेंट ध्यान दे रही है डिफेंस सेक्टर में, उससे तो क्लियर कट ये लगता है कि आगे चलकर भी डिफेंस सेक्टर की जो कैपेक्स है या फिर एलोकेशन है वो एज इट इज़ हमें पहले की तरह देखने को मिल सकती है, या फिर उसमें पहले के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ोतरी भी दिख सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे आप रिसर्च कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।